हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हम सभी का हम सॉल्यूशन आपको यहाँ पर अपने चैनल पे कराएंगे। तो आज हमने किया है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, जो 2018 का आपका पेपर हुआ था 23 दिसंबर को शाम की पाली में, ठीक है, द्वितीय पाली में वो पेपर। तो हमने हिंदी कर लिया है इसमें और रीजनिंग कर ली है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जीएस को। तो ये नहीं कि तीनों पेपर आपके जो है तीनों पोर्शन आपके आज खत्म हो गए, ऐसे ही हम सारे पेपर आपको कराएंगे। तो अभी हम करेंगे सामाजिक अध्ययन, ठीक है। अभी सुबह हमने हिंदी की है और रीजनिंग, दोनों वीडियो आपको मिल गई है। इसकी कौन सी डेट है? 23/12/2018 जो वीडियो का एग्जाम हुआ है द्वितीय पाली का, सॉल्यूशन आपको मिल गया है हिंदी और रीजनिंग का। अब हम आते हैं जीएस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस की वीडियो। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आते हैं यहाँ पर सामान्य जानकारी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, रीजनिंग और हिंदी हो गया है आपका। पहला क्वेश्चन इसमें है कि कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें है जीएस में आपका। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है? ऑप्शन है हमारा बिजली की आपूर्ति की जांच के लिए, दूसरा है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, श्रोता कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण कराने के लिए, ठीक है, परीक्षण करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, और चौथा क्या है, नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पिंग कमांड का उपयोग क्या है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। तो ये हो गया आपका इसका आंसर नंबर बी। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो बताया गया है कि पिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय के बाद संदेश पुनः मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ये भी कंप्यूटर का ही आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बारकोड रीडर, दूसरा है ऑप्टिकल मार्क पहचान, और तीसरा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, और चौथा क्या है आपका टच पैड। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क पहचान। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो डिटेल हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। तो अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है इसमें कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? पहला है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है थर्मल, तीसरा है डिस्क जेट, और चौथा क्या है, लेजर। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स सही होगा। तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं डॉट मैट्रिक्स का। तो इसमें क्या है लिखा हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंपॉर्टेंट है लाइन, याद रखिएगा। अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम इम्पैक्ट आदि के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका? एक क्वेश्चन शायद और है कंप्यूटर से आपका। हाँ, ये क्या है? ये है कि निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके, ठीक है, डिजिटलीकृत करके, और आगे तो इन्होंने नहीं कहा है, डिजिटल रूप में, यानी कि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य होगा। तो क्या है? प्लॉटर है, फैक्स मशीन है, साउंड कार्ड है, और मॉनिटर है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैक्स मशीन। नहीं, ये कहा गया है कि किसी छवि को डिजिटलीकृत करके कौन भेजता है, तो फैक्स मशीन हो गई। तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल क्या है इसका? फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है, ओके,
फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इनमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आता है, देखिए इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। ओके, विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, बाकी सभी हैं उत्तर प्रदेश में आपके। ठीक है, बाकी सभी क्या है उत्तर प्रदेश में है आपके। तो डिटेल इसका हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है। ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। और इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, ये दोनों कहाँ पर है, वाराणसी में है। आगरे का किला आगरा में स्थित है। और आगरा जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो विश्वनाथ और 80 घाट ये कहाँ है, बनारस में। आगरा किला आगरा में है, ये यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है कलकत्ता में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा आपका विक्टोरिया मेमोरियल। फिर अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये यूपी उत्तर प्रदेश का तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो चलिए इसका आंसर सही होगा आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। तो डिटेल हम इसका देख लेते हैं। डिटेल है इसका कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग और हॉर्न एंड ब्रोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा जो है चीनी मिट्टी और बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। याद रखिएगा कि लखनऊ किसके लिए, चिकनकारी के लिए, वाराणसी किसके लिए, हथकरघा के लिए, और खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, और मुरादाबाद ब्रोन का क्राफ्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर का। तो इसमें क्या है, देखिए जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना का वीडियो आपको कल मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको पढ़ा दी जाएगी कल। ठीक है, उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की पढ़ेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 100 मिलियन या 2.5 मिलियन। तो ये बताना है आपको कि कितनी थी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की थी 200 मिलियन। ठीक है, 200 मिलियन थी। 200 मिलियन का मतलब लगभग 20 करोड़ मान सकते हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ तब थी 2011 में, अब तो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये तब की जनसंख्या है। आपको जनगणना पढ़ाएंगे, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। उत्तर प्रदेश के आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपके नहीं गलत होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के, ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत जो है मुख्य रूप से थोड़ा मिसप्रिंट है, ये लिखा है पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो अगर श्री कृष्ण की बात करें हम यहाँ पर, तो ये हो गया चरकुला नृत्य। अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं एक बार, ध्यान से सब देखिएगा कि चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से, ये जो ख्याल नृत्य है ये बुंदेलखंड से संबंधित है। और रासलीला कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, और रामलीला में राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ख्याल आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है, चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र से है। ये चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, ये देख लीजिएगा आप यूपी स्पेशल में। 1 मिनट, क्वेश्चन पहला आ गया, किसका आना पड़ेगा, 1 मिनट, 109। ओके, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो ऐसे कौन सी चीज़ है, कौन सी एजेंसी है मुख्य एजेंसियों में नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो पहला है FCI, दूसरा है FDI, तीसरा है SWC और चौथा है CWC।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। एफडीआई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है जब, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, यानी कि एफडीआई कहते हैं। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के उत्तरदायी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का सीधे सीधे मतलब ये है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, तो वो हो गया आपका एफडीआई। बस ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो चलिए आगे ऑप्शन क्या क्या है कि चावल गेहूँ, जमीन अखरोट, जौ और मक्का, गेहूँ बाजरा जौ और मक्का, चावल गेहूँ बाजरा जौ और ज्वार, और गेहूँ बाजरा और मक्का। अच्छा एक साथ में पढ़ना है इसे, एक मिनट। तो क्या दिया है कि चावल गेहूँ, जमीन अखरोट, जौ और मक्का, गेहूँ बाजरा जौ और मक्का, चावल गेहूँ बाजरा जौ और ज्वार, और चावल गेहूँ बाजरा और मक्का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है चावल गेहूँ बाजरा जौ और मक्का है। यह गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान रखता है। तो ये याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की। तो लिखा हुआ है आपका कि कृषि अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15। देखिए ये 2014-15 का करेंट है, तो ये आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। फिर है अब देखिए ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश का फिर से क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ललित कला अकादमी जो उत्तर प्रदेश में है कलाकारों को छात्रवृत्ति जो प्रदान करता है, तो इनमें से कौन नहीं है जिन्हें वो नहीं देता है। तो देखिए मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास, फैशन डिजाइनिंग, तो इसमें से किसे नहीं देता है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि किसे नहीं देता है। एक सेकेंड। तो ये जो है यहाँ पर ये फैशन डिजाइनिंग को नहीं देता है। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग को नहीं देता है। चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। ये पूछा जाता है कि कब हुई थी। जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये लखनऊ में स्थित है। ये कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास और छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है, अतः फैशन डिजाइनिंग व छात्रवृत्ति नहीं प्रदान करती है। तो देखिए किसे किसे पुरस्कार प्रदान करती है, मूर्ति, सिरेमिक और कला और इतिहास को। ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की नहरों के माध्यम से, ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो ये जो है वर्षाजनक यहाँ पर ये क्या है, परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो वर्षाजनक क्यों नहीं है इसका भी हम डिटेल देखते हैं। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका हम। ये है आपका उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया जाता है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश के 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, याद रखिएगा। और बात करेंगे कि 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया था। कौन कौन सी थी? शारदा सहायक, ठीक है, और रामगंगा और गंडक के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 114 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य या समुद्रगुप्त। अच्छा, इसके अलावा पूछा है किस नाम से नहीं जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है, और इसके अलावा किसके अलावा? समुद्रगुप्त के अलावा, क्योंकि समुद्रगुप्त अलग थे, जबकि इनके जो मित्र सलाहकार जो भी थे ये इनका नाम चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 114
देखिए तो एक बार हम इसका भी डिटेल जान लेते हैं। क्या कहा गया है कि कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्हें ओल्ड जो इकोनॉमिक्स है उसका अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है कौटिल्य को। इनमें इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। इनकी विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये कौन सी अर्थशास्त्र है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, याद रखिएगा। देखिए इस अर्थशास्त्र की जो है रचना किसने की थी, कौटिल्य ने। और जो मॉडर्न अर्थशास्त्र आपका आया था जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी रचना किसने की थी वो बताइएगा, आपके कमेंट बॉक्स में डालिएगा वो आंसर। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ तो सीधे सॉल्यूशन दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन में ही देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन रहा होगा। तो इसमें क्या है, बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। ओके, क्या था कि बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। ठीक है, बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश जो है मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया और इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 चीज़ों का उल्लेख है। तो जो महात्मा बुद्ध के जो 3 पिटक थे माना जाता है, तो कौन से थे वो, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक और कौन से थे, विनय पिटक। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। तो यही पूछा गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इन्होंने। और इनकी रचना जो है सभी पाली भाषा में की गई है और महावीर स्वामी की रचना प्राकृत भाषा में की गई है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सिखों के जो है 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे। तो 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे, इसका डिटेल हम जानते हैं। अब देख लीजिए ध्यान से, सिखों में 10 गुरु हुए हैं जिनके नाम निम्न है। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव को पूछा जाता है 5वें गुरु थे। गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और ये गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, ये 10वें गुरु अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने 1799 खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बात की गई है। देखिए क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर दी गई जानकारी से राजवंश को पहचानिए। ठीक है, कौन सा राजवंश है, थोड़ी सी कहानी दी गई है, देखते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। इनमें 2 अश्वमेध बलिदान किए गए थे। इन्होंने बैक्ट्रियन राजा डोमेट्रियस को भी हराया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। आपको पूरा आंसर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी, तो शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आप भी जानते होंगे। तो पहली ही लाइन में आपको आंसर मिल गया, तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी आपको। ठीक है, तो चलिए ये शुंग वंश के थे, तो बस इतना ही याद करिए इसको। चलिए देख लेते हैं डिटेल थोड़ा सा इसका भी, कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और मालविकाग्निमित्र, दिव्यावदान, तारानाथ के अनुसार इनका राज्य जो था नर्मदा नदी तक फैला था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा इनके राज्य के प्रमुख नगर थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से 5वां इंडीज कौन था। ठीक है, 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इसमें से 5वां इंडीज कौन था। ऑप्शन है आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है। 5 इंडीज कौन थे, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आप ऐसे PKBBU ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा छोटा करके आप याद कर सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। इसका डिटेल क्या है कि हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इनके नियंत्रण में 5 इंडीज थे। कौन कौन से, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था, ये पूछा जाता है। ये एक अच्छा नाटककार था और कवि भी था।
इसने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की थी। ये रचनाएं पूछी थी, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। और इसी के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइन देखिए, जितना एक्सप्लेनेशन भी है वो सारा भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पूरे ऑप्शन ही नहीं आए। अकबर के नवरत्नों के बारे में इसमें से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है? ध्यान से सुनिएगा। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो हम देखते हैं कौन सा इसमें सही मेल नहीं खाता है। तो क्या दिया हुआ है पहले ही कि अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन काल में अकबरनामा का लेखन करते थे, ठीक है। फिर लगे थे राजा मान सिंह, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। फिर अगला ऑप्शन आपका क्या देता है? अगला देता है कि रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना वो एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे, ये भी सही है आपका, ठीक है। और फिर अगला क्या है? मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी सही है। तो पूछा क्या है आपका क्वेश्चन पूछा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा लाइन है जो मेल नहीं खाता है? तो देखिए, अबुल फजल ही अकबरनामा के लेखक थे, मेल खाता है आपका, यही मेल नहीं खाता है, दूसरा नंबर है आपका, ठीक है। कि राजा मान सिंह जो है वित्त मंत्री थे, तो ये मेल नहीं खाता है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डिटेल देखिएगा कि जो मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र था, यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। वित्त मंत्री नहीं थे, मुख्य सेनापति थे। अकबर को मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब ये आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम डिटेल में जाके पूछा गया है, डीप में, ठीक है। तो ऊपर कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सब चीज़ें अच्छे से हमें डीप में पढ़नी पड़ेंगी। अब भी 120वां क्वेश्चन है हमारा। कोई क्वेश्चन अच्छे भी हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो क्या ऑप्शन है आपका? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप। तो क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। तो भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है, इसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करता है और यह प्लेटों का संचयन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होता है। देखिए क्या पूछा क्या गया है, क्वेश्चन भी ध्यान से एक बार देख लीजिए कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट होने के कारण होता है। देखिए जब प्लेटें आपस में मिलती हैं या कहीं उधर उधर टकराव होता है तो क्या होता है? भूकंप आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्लेटों के जो भी है, जब प्लेट मिलते हैं तो उनसे क्या होता है? भूकंप आता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, दुनिया के समय क्षेत्रों को बांटा गया है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या है, तो कुल संख्या है 24, याद रखिएगा। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है या इंग्लैंड के ग्रीनविच समय होता है, इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है और सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है, 12 टाइम जोन है। सारी इसमें लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट तो यह है कि 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर बात की गई कि इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है, ठीक। और टाइम जोन जो है, भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर किया जाता है और सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। फिर 132 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, पूछा गया है इसमें। तो क्या कह सकते हैं, इसमें दिया गया 82 डिग्री 30 मिनट। ई से क्या होता है? ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर और 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कौन सा है? भारत का मानक समय मेरिडियन है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आंसर आपका सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यह ग्रीनविच मेरिडियन से ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे है 123 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्या है? माउंट कंचनजंगा, ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा
और माउंट नंदा देवी। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया था, कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपका, ये 123 नंबर क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत का शिखर नहीं है। तो जो आपका ये माउंट नाग टिब्बा है ये इसका शिखर नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये नहीं है। ये क्या है, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, मीटर भी होगी। और इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ शामिल हैं। और इस श्रेणी में ही शिमला, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल शामिल हैं, जबकि माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी महान हिमालय हिमाद्री का भाग है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं। अगला है कि निम्न इनमें से कौन से भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, कच्छ की खाड़ी या कंबे की खाड़ी या खंबाट की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी नहीं है, ठीक है। तो अकाबा की खाड़ी जो है लाल सागर का भाग है, इतना आपको याद रखना है। और इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी की सीमा जो है गुजरात से लगती है। और मन्नार की खाड़ी की सीमा कहाँ से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। फिर 125 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। ठीक है, तो बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। तो इसमें जो आपका बुल्गारिया है ये एक यूरोपीय देश है, इसको याद रखिएगा। और उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, इसकी राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपी SSC के ये सारे देश पूछता रहता है। और सूडान, बेनिन और घाना ये सारे अफ्रीकी देश हैं। फिर आगे हम बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो अफगानिस्तान बुजकाशी और बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा बी, बांग्लादेश वाला क्रिकेट। ठीक है, तो ये गलत तरीके से क्या होता है, मेल खाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी का उद्गम भारत से माना जाता है। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और कबड्डी का उद्गम जो है भारत से माना जाता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है और भूटान का तीरंदाजी तथा नेपाल का वॉलीबॉल है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो बुजकाशी है, शायद इसमें कहते हैं कि कोई मृत बकरी या भेड़ होती है, उसको कुछ घसीट घसीट के खेलते हैं, कुछ ऐसी कहानी है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि बारिश की छायाएँ तब बनती हैं। बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है काउई का हवाई द्वीप, ठीक है, और कैलिफोर्निया में डेथ वैली और भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र और हिमालय। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र। ये क्या करता है, तो डिटेल में पहले हम देख लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क, सर्दियों में वर्षा रहती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, सर्दियों में वर्षा रहती है। शीतकाल में पछुआ पवनों और चक्रवात से वर्षा होती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। फिर 128 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस संविधान संशोधन ने, ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था आपका कि एज जो है घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, चलिए डिटेल जान लेते हैं इसका। तो इसका हम डिटेल जानते हैं। 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 61वें संशोधन यानी 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायती तथा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और 86वां जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 21 यानी कि शिक्षा से संबंधित अगर कहीं भी 86वां संविधान संशोधन आ जाता है तो ये जान लीजिए कि शिक्षा से ही संबंधित है आप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 129वां क्या है कि इनमें से कौन संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। क्या दिया है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले और युद्ध व शांति। तो इनमें से जो आपका है सार्वजनिक स्वास्थ्य ये किसी भी सूची का विषय नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये किसी भी सूची का विषय नहीं है। बस आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है आपका कि संघ सूची में 100 विषय होते हैं।
देखिए संघ सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार का पूरा दायित्व होता है, राज्य सूची में पूरा राज्य सरकार दायित्व होता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची में 62 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। एक बार डिटेल में देखिएगा। परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध व शांति संघ सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट टाइम देखते हैं, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, फिर भी टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, सारे इतने सारे क्वेश्चन हैं तो, और लंबे लंबे सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। ठीक है, इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये वैसे हो सकता है उस समय के करंट का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन इसका आंसर हम जान लेते हैं, एग्री उड़ान। ठीक है, तो एग्री उड़ान, इसका डिटेल हम नहीं देख रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। संसद का कार्य क्या नहीं है हमें पता करना है। तो संसद विधायी कानून बनाने, वित्तीय कार्य प्रणाली, विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, यानी कि ये कार्य है संसद का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है संसद का कार्य क्या नहीं है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। फिर आगे क्या हमारा पूछ रहा है, आगे हमारा पूछ रहा है कि संसद कुछ चुनाव, 1 मिनट देखें क्या लिखा हुआ है, संसद कुछ चुनाव कार्य करती है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये भी सही है। और संसद में संविधान यानी कि संशोधन शक्ति, ठीक है, में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार संसद को है, ये भी सही है आपका। और चौथा आपका क्या दिया हुआ है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है, तो ये जो है गलत है, ये संसद का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कलकत्ता, यानी कि अब जिसे कोलकाता कहते हैं, भारत में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसी सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी PC महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI जो शिक्षण और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी के अनुप्रयोग के लिए समर्पित है, 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा स्थापित संस्थान ने 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया था। इसके अलावा कोलकाता में दर्जा प्राप्त किया था। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है और इसके अलावा 4 केंद्र हैं, दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई और तेजपुर में, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन सारे बहुत बड़े बड़े हैं और टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन है और समय इसमें कम दिया जाता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से समय बहुत ज़्यादा कम है। तो देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार इस बेरोजगारी को जाना जाता है किस नाम से? तो इस बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अंतर्निहित बेरोजगारी क्या होती है। तो अंतर्निहित बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी में किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तो लैंग्वेज को आप समझ जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 134। तो 134 क्वेश्चन में क्या है कि 134 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ये भी है, मशीनी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये नहीं है। ठीक है, गांव और गांव का सर्वोदय, क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को देखते थे, तो ये औद्योगिकरण के जो है कट्टर विरोधी थे गांधी जी, तो ये चीज़ें थी। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 135 नंबर क्या है कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है और इस कार्यक्रम के अलावा सभी विकल्प हैं। तो देखते हैं 100 सिटी मिशन, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? 1 सेकेंड। तो ये है आपका 100 स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। फिर आगे क्या है?
राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पर आपका सही होगा कि अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। तो डिटेल हम देख लेते हैं एक बार कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इसमें 100 स्मार्ट और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन HRIDAY और राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास उन्नति योजना शामिल है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, ये पूछा गया था, क्वेश्चन आपका क्या था एक बार सुन लीजिएगा कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। तो ये नहीं शामिल है अंतरिक्ष साहसिक राष्ट्रीय मिशन। फिर आगे हम देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब जो 2023 का है 22 का है उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको जानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी। ये उस समय की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी जहां गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता था, उस समय इस योजना को कहा जाता था संबल योजना। ये संबल योजना अभी भी आपकी पूछी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कहाँ से रिलेट करती है ये पूछा जाता है। संबल योजना कहाँ से रिलेट करती है, तो मध्य प्रदेश से रिलेट करती है। फिर आता है 138 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, ये लिखा है थॉमस कप, जिसे कभी कभी, ये थॉमस कप 2018 किसने जीता है, तो ये आपको नहीं याद रखना है, ये 2022-23 का याद रखना है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं। हाँ, इसको याद करिए, महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं तो जिन्हें 2018 में मनाया गया था, तो इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून और संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून। देखिए, तो इसमें सारे सही हैं। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है ये आपका 8 मई को होता है। ठीक है, 8 मई को होता है ये, हाँ 8 मई को ही होता है। ठीक है, बाकी सारी डेट आपके सही हैं। फिर आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। तो क्या है देख लेते हैं। देखिए, उस समय के ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हम देख लेते हैं कि हो सकता है हमारे काम भी आ सकता है। 2018 का है तो कभी कभी कोई पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। तो वो योजना थी एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय स्कूल। तो ये कभी कभी पूछ लेता है संबंध किससे है, तो ये जनजातीय बालकों से संबंधित है, समुदाय के बच्चों से। फिर आगे हम देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन है कि ये उस समय का है, ये आंकड़ा चेंज हो गया होगा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल का उत्पादक है किस नंबर का, तो उस समय दूसरे नंबर का था, इस समय कितने नंबर का है, वो सारी चीज़ें हम करंट में देखेंगे। तो अभी इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कब तक भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया की सब्सिडी दी, तो ये भी हटा दीजिए, ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं 143, ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CWRC क्या है, हाँ तो इसको देख लीजिए CWRC क्या है, बाकी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो CWRC जो है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड है। ये क्या है, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका करार केंद्रीय भंडारण निगम के साथ है। इसका उद्देश्य रेलवे से पट्टे पर ली गई अधिग्रहित भूमि और रेल साइड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स टर्मिनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हबों की योजना बनाना, विकास करना तथा प्रचलित करना है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 144 नंबर क्वेश्चन, ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप मत याद करिए। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा संगठन है जो शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा संगठन है जो शामिल नहीं है, एक सेकेंड, हाँ तो अब देखते हैं इसका कौन सा संगठन है जो शामिल नहीं है। आंसर देखते हैं पहले क्या है, भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग और भारतीय कृषि निगम। तो जो भारतीय कृषि निगम है वो नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है देखते हैं कि भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी हैं, जिसमें भारतीय कृषि निगम उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है। ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है, अमेजॉन नहीं है या ईबे नहीं है या फ्लिपकार्ट नहीं है या यही.com नहीं है। तो इसमें यही.com जो है
ये क्या है आपका ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ई कॉमर्स या ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। फिर आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, असंगत की पहचान करें। क्या है ये आपका असंगत की आपको पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 147 है। इसमें खोज की बात की गई है। तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऑक्सीजन की एंटोनी लेवोजियर ने। हाइड्रोजन की ब्लेज पास्कल ने। तो असंगत है कि हाइड्रोजन की जो है ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी, ठीक है, और हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, ये खोज और ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हम 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? एवोगाड्रो का कानून, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा अणुओं की समान संख्या होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ये। पहले एक बार हम और देख लेते हैं क्या दिया है, मेल पूछा है नहीं खाते हैं। तो एवोगाड्रो का कानून क्या है ये कि एक ही तापमान, ठीक है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। ठीक है, ये सही है, ये क्या है सही है। फिर अगला हम देखते हैं, अगला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है? गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है? संक्रमण का सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट लिखा हुआ है, एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, ये भी सही है। फिर लास्ट आपका क्या है? हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख पाते हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है। हुंड का उच्चतम बहुलता वाले नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और उसके बाद जो है आंशिक रूप से जो कक्ष भरे होते हैं इलेक्ट्रॉनों से उनका जोड़ा बनाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं, आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल की पुस्तक है। किसकी? अबुल फजल की पुस्तक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो है अबुल फजल की है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही भाग है। आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है, याद रखिएगा, अकबरनामा का भाग है ये। तो क्या दिया? आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। और अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में से थे। ठीक है, और फिर 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत की पहचान करें। ठीक है, असंगत की पहचान करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, और ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स ये स्टीफन हॉकिंग, और ब्रोकन विंग ये क्या है? इंदिरा गांधी। तो इसमें क्या दिया है? ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू की रचना है। ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्रोकन विंग किसी है? इंदिरा गांधी की नहीं है, ये सरोजिनी नायडू की रचना है। तो यही आपकी असंगत है। ठीक है, बाकी जो है ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी ये आपकी स्टीफन हॉकिंग की है। पक्षी जानवर जो है पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन की है। आशा और इतिहास के बीच ये बिल क्लिंटन की। देखिए ये जो रचनाएं पूछी जाती हैं करंट से रिलेटेड भी रचनाएं बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो ये याद रखिएगा करंट से रिलेटेड जो भी पुस्तक चर्चा में है तो उन सभी को पढ़िएगा। तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन खत्म। हिंदी रीजनिंग हो गया, जीएस ये है आपको, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन खत्म। वीडियो 2018 का पेपर है, ये 23 तारीख का सेकेंड टाइम का। ठीक है, 23 तारीख या 23 तारीख का सेकेंड टाइम का है 2018 का। तो ये पेपर आपका समाप्त हो गया। आप देख रहे होंगे कि हिंदी को छोड़ के बाकी पेपर कितना लेंदी है। ठीक है, बस हिंदी ही आपकी आसान आई थी, बाकी कुछ भी आसान नहीं आया था इसमें। और इसमें भी लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन थे। अब सोचिए 120 मिनट में 150 क्वेश्चन और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, तो भाई कंपटीशन तो है और पेपर को भी ये टफ बना देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा और सारे पेपर आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और हाँ, अब आपकी जो वीडियो की अगली आई, आज वो तो बोर्ड की वीडियो आपकी नहीं आ पाई है यूपी स्पेशल, तो अब आपकी वीडियो आएगी जनगणना की, जिसमें हम भारत की जनगणना, देखिए जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत की और उत्तर प्रदेश की जनगणना को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वीडियो, अगली वीडियो आपकी जनगणना की ही वीडियो होगी, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो 2016 में जनगणना से लगभग 3 क्वेश्चन बने थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है और पेपर आपको ऐसे ही चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।